इसी खबर पर अविनाश तिवारी हमारे सहयोगी दिल्ली से हैं और प्रयागराज से मोहम्मद मोइन। चलिए रुक करते हैं अविनाश से जानकारी लेते हैं। अविनाश, अब ये बात साफ हो गई है कि 2 हफ्तों के भीतर इस पूरी चीज को प्रोसेस करना होगा ताकि मुख्तार को रोपड़ से उत्तर प्रदेश लाया जाए। देखिए, इसने लता अगर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर निर्देश दिया है कि मुख्तार अंसारी को पंजाब के रोपड़ जेल से बांदा जेल ले जाया जाएगा, क्योंकि चूंकि बांदा जेल से उसकी कस्टडी लेकर पंजाब पुलिस पंजाब में आई थी, तो लिहाजा उसे पंजाब के बाद बांदा जेल उत्तर प्रदेश ले जाया जाएगा, जहां पर उत्तर प्रदेश को पुलिस कस्टडी दी जाएगी। लेकिन मुख्तार अंसारी किस जेल में रहेगा, इसको लेकर उत्तर प्रदेश सरकार प्रयागराज के MP MLA कोर्ट में याचिका दायर कर सकती है, जिसके बाद प्रयागराज की MP MLA कोर्ट जो भी निर्देश देती है उसी जेल में फिर आगे मुख्तार अंसारी रहेगा। क्योंकि ये बहुत बड़ी जीत है सुप्रीम कोर्ट में से उत्तर प्रदेश सरकार की। पिछले 2 साल से उत्तर प्रदेश सरकार लगातार प्रयासरत थी मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश लाने के लिए, लेकिन वो कहीं ना कहीं सफल नहीं हो पा रही थी। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट का निर्देश आया और उससे बड़ी सफलता मिली। एक बात और है, इसने लगता है कि 38 जघन्य अपराध मुख्तार अंसारी के खिलाफ दर्ज हुए हैं, जिनमें कई सारे मामलों में वो बरी भी हुआ है, लेकिन 15 अभी भी ऐसे मामले हैं जिसपे ट्रायल उत्तर प्रदेश के अंदर चल रहा है। लिहाजा ये काफी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि जिस तरीके से चुनावी वर्ष है और उत्तर प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट में जब बिल्कुल अविनाश, देखिए आज ही पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ है और अब ये देखिए ये बड़ी खबर भी आ गई है। मोहम्मद मोइन का भी रुख करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि मोइन जब 2 हफ्तों के बाद बांदा जेल शिफ्ट किया जाएगा, उसके बाद किस तरह की प्रक्रिया होगी, किस तरह की चीजें चलेंगी, किस जेल में ट्रांसफर करना है, ये बड़ा फैसला होगा। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने आज जो फैसला सुनाया उसमें साफ तौर पर कहा है कि मुख्तार अंसारी को सबसे पहले बांदा जेल ले जाया जाएगा, उसके बाद जो प्रयागराज की स्पेशल MP MLA कोर्ट है उसे ये तय करना होगा कि मुख्तार को यूपी की किस जेल में रखा जाए। लेकिन जो संभावना जताई जा रही है कि उसको प्रयागराज की नैनी सेंट्रल जेल जो है वहीं पर रखे जाने की संभावना सबसे ज्यादा है, क्योंकि मुख्तार अंसारी के खिलाफ जो मुकदमे चल रहे हैं सबसे ज्यादा मुकदमे प्रयागराज की इसी स्पेशल MP MLA कोर्ट में चल रहे हैं। 10 मुकदमे हैं। इन 10 मुकदमों के बारे में बता दें, 3 मुकदमे हत्या से जुड़े हुए हैं, 4 गैंगस्टर से हैं, 1 आर्म्स एक्ट का मुकदमा है, 1 जानलेवा हमले का है और 1 जेल में रहते हुए धमकी देने का मामला है। लेकिन आपको बता दें कि आज सुप्रीम कोर्ट से जो फैसला आया है उसमें उत्तर प्रदेश सरकार की जीत हुई है, लेकिन ये जीत अभी मुकम्मल नहीं कही जा सकती, ये जीत अभी अधूरी है। उत्तर प्रदेश सरकार की पूरी जीत तभी कही जाएगी जब वो मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश तो ले आई है, लेकिन उसके जो मुकदमे चल रहे हैं उसमें ट्रायल जल्द से जल्द पूरा कराएगी, जो गवाह हैं उनको सुरक्षा मुहैया कराएगी, जो सबूत हैं उनको साइंटिफिक एविडेंस पेश किया जाएगा। इसी बीच अपनी सुरक्षा को लेकर भी क्या कोई बात लेकर सामने आ सकता है मुख्तार, क्योंकि उनके वकील की तरफ से अविनाश ये भी जानकारी तो आ रही थी कि कैसे अपनी सुरक्षा को लेकर भी आशंकित है। आपसे इसकी डिटेल ली जाएगी, लेकिन इससे पहले दर्शकों को जरा ध्यान से समझाएं, थोड़ा विस्तार में समझाएं कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार के लिए एक चुनौती थी और मुख्तार की पूरी कहानी को देखते हुए कि क्यों यूपी शिफ्ट किया जाए। पंजाब की रोपड़ जेल से उत्तर प्रदेश ले आने की ये लंबी लड़ाई के पीछे की वजह असल में मुख्तार की ये पूरी कहानी है, जो आप देखकर समझ सकते हैं कि इतने सारे केसेस, जिसे ढेर कहा जाए इन केसेस के मद्देनजर सुनवाई हो, चाहे इसमें आगे की कार्रवाई हो, तमाम जो न्यायिक प्रक्रिया है वो तभी संभव हो पाती जब मुख्तार उत्तर प्रदेश में हो। यहाँ इतने केसेस इसके लंबित चल रहे हैं जिनकी सुनवाई होनी है, तमाम चीजें चलनी हैं। इस बीच उत्तर प्रदेश में मुख्तार कैसे आएगा, इसके लिए लंबी लड़ाई लड़ी गई और यहाँ उत्तर प्रदेश प्रशासन की ओर से कह सकते हैं ये सफलता, ये कामयाबी हाथ लगी है। जहां फैसला हक में आया है, लगातार कोशिश की जा रही थी मुख्तार की ओर से कि उसे पंजाब की जेल में ही रहने दिया जाए, लेकिन यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया जिस बांदा जेल से लेकर गए थे मुख्तार को, उसे वहीं वापस करें 2 हफ्ते के भीतर। और मुख्तार की पूरी कहानी आप देखिए और समझने की कोशिश करिए कि क्यों सरकार लगातार इस प्रयास में थी कि मुख्तार को उत्तर प्रदेश ले आया जाए। लगभग 10 बड़े मुकदमे ऐसे हैं जो उत्तर प्रदेश में ही हैं, यहीं से जुड़े हैं। अब इनकी सुनवाई, इनका निपटारा उत्तर प्रदेश में ही हो सकता है। तमाम ऐसी दलीलें देने के बाद अब रोपड़ जेल से बांदा जेल की तरफ भेजा जाएगा पंजाब सरकार को, ये आदेश हो चुके हैं। तो मुख्तार को पंजाब क्यों ले गई ये पुलिस, इसकी भी एक कहानी है, वो भी देखिए। पंजाब पुलिस प्रोटेक्शन के कई मामले जिसके तहत ये
समझाने की कोशिश की गई, रातों रात ले जाने वाला ये पूरा मामला अपने आप में चौंकाने वाला था। लेकिन अब जब लंबी लड़ाई लड़ी गई तो फिर से हक में आया उत्तर प्रदेश के ये पूरा केस, जहां अब एमपी एमएलए कोर्ट में ये डिसाइड किया जाएगा कि आखिरकार किस जेल में रहेगा मुख्तार। रोपड़ जेल से रवानगी होगी 2 हफ्ते के भीतर। तो पंजाब गए मुख्तार को पंजाब सरकार वापस नहीं भेज रही थी। इसी को लेकर एक कशमकश थी और एक लंबी लड़ाई थी। 2 साल पहले ही पेशी के लिए पंजाब गया था मुख्तार अंसारी और उसके बाद से राज्य में लंबित संगीन अपराध के मुकदमे प्रभावित हो रहे थे, क्योंकि पंजाब की रोपड़ जेल में बंद था मुख्तार। और अब जो करीबन 10 मुकदमे जो बेहद बड़े हैं, उनकी जो कार्रवाई है, जो उनकी सुनवाई है, जो आगे की प्रोसेस है, तभी हो पाएंगी जब मुख्तार वापस उत्तर प्रदेश आए। तो 2 साल पहले पेशी के लिए पंजाब जाने के बाद एक लंबी लड़ाई, जहां से अब यह साफ हो गया है कि 2 हफ्ते के भीतर आना होगा वापस बांदा जेल, जहां से वापस लेकर गए थे, पंजाब लेकर गए थे, वहीं से अब वापस बांदा जेल आना होगा। और उसके बाद प्रयागराज की एमपी एमएलए कोर्ट ये डिसाइड करेगी, ये तय करेगी कि आखिरकार किस जेल में भेजा जाएगा मुख्तार अंसारी को। और इन 10 के 10 केसेस पे अब सुचारू रूप से सुनवाई हो सकती है, आगे की प्रक्रिया चल सकती है। तो अविनाश और मोइन, आप दोनों का शुक्रिया, लगातार आपने इस खबर से जुड़ी अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाई है। आप दोनों का शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़े, बात कर ले पंचायत चुनाव की, जहां इससे जुड़ी सबसे बड़ी खबर आई। 3 अप्रैल से 2 मई तक चुनाव की प्रक्रिया चलेगी। 4 चरणों में यूपी की पंचायत चुनाव होंगे, जिसमें तारीखों की बात कर ले तो 15, 19, 26 और 29 अप्रैल को मतदान होने हैं। पहला फेज क्या होगा? 18, दूसरे फेज में 20-20 और तीसरे और चौथे माफ कीजिएगा, जिसमें 20-20 जिले आएंगे। चौथे फेज में 17 जिलों को शुमार किया गया है, जहां पर ये चुनाव होने हैं। तो कुल मिलाके ये बड़ी नोटिफिकेशन थी पंचायत चुनाव से जुड़ी, जहां आरक्षण में रोटेशन का मसला तो चल ही रहा था। इसी बीच अहम ये था कि किन किन फेज में कौन कौन से ग्रुप में, जिलों में चुनाव होने हैं। तो ये सारी चीजें साफ हो गई और मतगणना 2 मई को। का मतदान जो है वो 15 अप्रैल को होगा, दूसरे चरण का 19 को होगा, तीसरे चरण का 26 को होगा, 26 अप्रैल को। ये सभी अप्रैल हैं, ये 15 अप्रैल, 19 अप्रैल, 26 अप्रैल और चौथे चरण का 29 अप्रैल को होगा। और मतगणना अगले महीने यानी मई महीने में 2 तारीख से प्रारंभ होगा। तो ये संक्षिप्त में ये हमारे कार्यक्रम हैं और ये आज से प्रक्रिया इसकी प्रारंभ होगी। पहले चरण से जुड़ी जानकारी आप तक पहुंचाए कि नामांकन प्रक्रिया 3 अप्रैल और नामांकन पत्रों की जांच 5 अप्रैल और नामांकन से नाम वापसी तक की समय सीमा या अवधि है 7 अप्रैल तक की। दूसरे चरण से जुड़ी जो अहम जानकारी वो ये है कि नामांकन की प्रक्रिया 7 अप्रैल को होगी, नामांकन पत्रों की जांच 9 अप्रैल को और नाम वापसी लेने की जो अवधि होगी 11 अप्रैल तक ही होगी। तीसरे चरण की जानकारी ये है कि नामांकन प्रक्रिया 13 अप्रैल को, पत्रों की जांच 16 अप्रैल को और नामांकन से वापसी के लिए 18 अप्रैल तक का वक्त होगा। चौथे चरण की बात करें आप तो कुछ इस तरह की बड़ी डिटेल है। इसके तहत ये नोटिफिकेशन से ये सारी चीजें साफ हो गई। राज्य सरकार में मंत्री चौधरी देवांश सिंह जी, सर 4 चरणों में पंचायत चुनाव की घोषणा हो गई है, कितनी तैयारियां हैं आप लोगों की? क्योंकि आप पश्चिमी यूपी से आते हैं, यहाँ विरोध भी काफी ज्यादा है किसानों के द्वारा आप लोगों का। भारतीय जनता पार्टी का मैं कार्यकर्ता हूँ। प्रारंभ से संगठन में मैंने व्यक्तिगत रूप से एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया लंबे समय से। भारतीय जनता पार्टी सदैव चुनावों के लिए तैयार रहती है। चुनाव लोकतंत्र के लिए एक बहुत आवश्यक तत्व है, अवयव है, और बिना चुनाव के लोकतंत्र की कल्पना करना ही मुश्किल है। और हम लोग चुनाव के लिए बिल्कुल तैयार हैं और अच्छी सफलता, प्रशंसनीय सफलता लेकर के आएंगे, लौटेंगे।
उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव की घोषणा हो गई है और चौधरी उदयभान सिंह है जो कि उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, कह रहे हैं कि उनकी चुनाव की तैयारियां पूरी हैं। पर अब देखना है कि जब 2 मई के नतीजे आते हैं तो उत्तर प्रदेश सरकार के जो कामकाज हुए हैं 4 साल में, उसमें जनता की कितनी मुहर लगती है। कमिश्नर वीरपाल के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। और सुप्रीम कोर्ट ने पंचायत चुनाव में आरक्षण को लेकर दायर याचिका को खारिज किया है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा है कि वो हाई कोर्ट जाएं। तो पंचायत चुनाव के लिए एक याचिका दायर की गई थी जहां पर आरक्षण के रोटेशन के 2015 को बेस बनाए जाने को लेकर यह याचिका दायर की गई थी कि इसे 2021 होना चाहिए, लेकिन इस पर आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप हाई कोर्ट जाइए। इस पर सुप्रीम कोर्ट में कोई भी याचिका पर सुनवाई नहीं होगी, इसे खारिज कर दिया गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने पंचायत चुनाव में आरक्षण को लेकर दायर याचिका खारिज किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा याचिकाकर्ता से कि वो हाई कोर्ट जाएं। और उधर सीएम तीरथ सिंह रावत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की। इस दौरान सीएम ने लोगों को होली की बधाई दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी हर्षोल्लास के साथ होली मनाएं, उन्हें मनाना चाहिए, मगर कोविड को भी ध्यान में रखना चाहिए। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने कोरोना से बचाव में बेहतर काम किए हैं। और लखनऊ में रेलवे के डिप्टी चीफ इंजीनियर पुनीत के नौकर ब्रजमोहन की हत्या से सनसनी फैल गई। पुनीत कैंट इलाके के रहने वाले हैं और उनके नौकर ब्रजमोहन की उम्र 32 साल बताई जा रही है। ब्रजमोहन के दोनों हाथ बंधे हुए हैं और गला कटा हुआ है। खबर अंबेडकर नगर से है, जहां अतिक्रमण हटवाने गई यूपी पुलिस फोर्स के सामने सफासद की पिटाई हो गई है। पुलिस फोर्स और अधिकारियों के सामने ही ईंट पत्थर से पिटाई का ये मंजर तो देखिए आप। सभासद गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं और ये वीडियो अब वायरल है। पूरा मामला अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए गई नगर पालिका टीम, ये टांडा की टीम थी। नायब तहसीलदार के साथ टांडा कोतवाली के एसएसआई और दर्जन भर पुलिसकर्मी भी मौजूद थे, लेकिन सबकी मौजूदगी में ही ये चलता रहा हाई वोल्टेज ड्रामा। घंटों चला, जिसके बाद ये तस्वीरें देखिए आप। मामला कल का बताया गया है, नयापुरा है इस इलाके का नाम। और कृषि कानूनों के विरोध में आज किसान देश भर में चक्का जाम कर रहे हैं। यूपी में भी चक्का जाम का असर देखने को मिल रहा है। हम आपको किसानों के चक्का जाम की 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर मेरठ की है, जहां कई जगहों पर किसान संगठनों ने सड़कों पर ट्रैक्टर ट्रॉली और बग्गिया लाकर सड़कों को ब्लॉक किया है। दूसरी तस्वीर शामली की है, जहां भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली सहारनपुर हाईवे के गुरुद्वारा चौक पर ट्रैक्टर ट्रॉली लगाकर इसे जाम कर दिया। और ग्रेटर नोएडा की भी तस्वीरें हैं। तो कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे किसान आंदोलन के 4 महीने पूरे होने पर किसान संगठन ने पूरे देश में बंद का ऐलान किया है। वहीं मेरठ में भी 6 जगहों पर किसान संगठनों ने चक्का जाम का आह्वान किया था, जिसके बाद आज सुबह 11 बजे से मेरठ में कई जगहों पर किसान संगठनों ने सड़कों पर ट्रैक्टर ट्रॉली लगाकर इसे ब्लॉक किया। बाद में हाईवे पर कई जगहों पर जाम की स्थिति भी देखी गई। मेरठ करनाल मार्ग पर गांव दबथुआ के किसानों की बात करें तो वहां किसान संगठन ने भी चक्का जाम करने का काम किया है। आज लखनऊ से खबर मिल रही है, जहां चार्ज संभालेंगे कानपुर के पुलिस कमिश्नर। नवनियुक्त पुलिस कमिश्नर असीम अरुण आज से चार्ज संभालेंगे। तो 2 नई कमिश्नरी लागू होने के बाद आज से ही कामकाज संभालने की प्रक्रिया शुरू कर देंगे। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां कानपुर में पुलिस कमिश्नर नियुक्ति के बाद आज से ही असीम अरुण अपने कामकाज को देखना शुरू कर देंगे। और कमिश्नरेट प्रणाली लागू होने की कल ही खबर आई थी। एबीपी गंगा ने इस खबर को दिखाया था, जहां पर इस पर मुहर लगने के बाद कैबिनेट की कल बैठक हुई और नाम सामने आया। और देखिए आज असीम अरुण कानपुर का चार्ज भी संभाल लेंगे।